तो और दूसरा मुझे एक और चीज़ नहीं पसंद कि किसी कैंडिडेट को वो मना कर देते हैं लेकिन उसको बताते नहीं है। तो हाँ, आई थिंक द AI might be the death of originality for a lot of people. तो उससे आई थिंक बच के रहना है. So if you're working in like product development, software development, I think they do take these things a bit more seriously. कम्युनिकेशन बेहतर होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि उसकी अच्छी इंग्लिश हो या वो अपना मैसेज जो है वो सही से डिलीवर कर पाए? 2 घंटे पहले फिर उसके बाद मैंने बालों में तेल लगाया, फिर उसके बाद मैंने खाना गर्म किया. जब तक खाना गर्म हो रहा था मैंने शावर किया जाके, तो अब मैं जाके थोड़ा फ्रेश दिख रहा हूँ. ठीक है, ठीक है। आप जिम कब से जा रहे हैं? यार जिम ऑन एंड ऑफ पिछले 5 साल 4 सालों से आई गेस. यार शेयर बताए ना हमें आप, हम भी थोड़े इंस्पायर हो। क्या बताऊँ एग्जैक्टली. आप पीआर जो होती है, पीआर कहते हैं उसको, पर्सन। हाँ, पर्सनल रिकॉर्ड. यार बताने सारे ना छोड़ देंगे, तुम्हारी पॉडकास्ट देखना छोड़ देंगे. इतना मैंने कभी पावर लिफ्टिंग की नहीं है, बट मैंने डेडलिफ्ट जो रेप मैक्स था मेरा आई थिंक 120 था. और बेंच प्रेस तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया करने की पीआर. मैं मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता हूँ. ठीक है, ठीक है। अ, मैं वैसे जिम कभी गया नहीं, लेकिन मैं जब वीडियोस देखता हूँ वो लेग प्रेस कर रहा होता है, दाग बोलते हैं, बेंच प्रेस कर रहा होता है, रॉड पे गिरा आता है, मुझे बहुत डर लगता है। जब फिर मैं कहता नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह की वीडियोस, there's a certain joy to watching them, but then you're also terrified of the gym at the same time, because you आप उनको देख के कहते हो कि शुक्र है मैं नहीं हुई है, but then आप कहते हो अच्छा मैं तो जिम जाता ही नहीं वैसे भी. तो हाँ, वो मुझे घर में भी डर लगने लग जाता है। मैंने कहा ऐसा ना हो मैं कुछ उठाऊँ, वो ये हो जाए वो, फिर मैं कहता नहीं बस आज के लिए सोशल मीडिया इतना सा आप सो जाते हो। true. I'm actually I've uninstalled Instagram. It's the third month. तो सोशल मीडिया का आपने बोला तो बस मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस तरह का कंटेंट काफी दिनों से अरसे से कंज्यूम नहीं किया. हाँ, उस इसकी स्पेसिफिक रीजन थी, सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रहे थे आप? हाँ, आई थिंक जनरल रीजन तो यही है, डिटॉक्स. आई थिंक बस वो आपको एक पॉइंट के बाद फील होने लग जाता है कि यार आप क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, राइट? आप इतना ज़्यादा, लेट्स टेक इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल. सो प्रॉब्ली लाइक आपके 100 फॉलोअर्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? आपके कुछ करीब दोस्त होंगे, कुछ इतने करीब नहीं होंगे. कुछ कभी आप पहली एक ही दफ़ा मिले हो उनको और आपने ऐड कर दिया हो, राइट? इस तरह के लाइक एक ऑडियंस. आप जब स्टोरीज व्यू करने लग जाते हो, यू गेट अ ग्लिम्स इनटू देयर लाइफ, एंड इट्स ऑल सो क्यूरेटेड कि आप सोचते हो कि अच्छा ये मैं भी इसी तरह रह रहे होंगे. देन अगर आप ना, लाइक आप ऑन द फ्लिप साइड यू स्टार्ट, दिस इज ट्रू फॉर मी पर्सनली एटलीस्ट, आई वुड स्टार्ट फीलिंग लाइक आई वाज़न्ट डूइंग इनफ. और फिर आप कंपेयर करने लग जाते हैं. व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ. और फिर वो एक साइकिल होती है. तो मैंने पहले भी बीच में अनइंस्टॉल किया हुआ इंस्टाग्राम काफ़ी दफ़ा, लेकिन मैं वापस आ जाता था. इस दफ़ा मैंने उसको रिप्लेस किया है, इंस्टाग्राम को मैंने राइटिंग से रिप्लेस किया. तो अब इसमें लाइक जर्नल कर लेता हूँ. साउंड वेरी क्लीशे बट इट हेल्प्स. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ, वो जो थॉट्स होते हैं ना बंदे के, वो जो पेज पे आते हैं तो क्लैरिटी बहुत मिलती है बंदे। हाँ, और वो जर्नलिंग का बहुत स्पेसिफिक रीज़न भी है. मैं सिर्फ अपने से बात नहीं करता, मतलब मैं, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे दोस्त तो थे, लाइक मुझे पता चलता था कि क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, राइट? आप कनेक्टेड होते हो उस तरह से. तो मैं जो अनइंस्टॉल कर दिया, तो एक वो है, एक सर्टेन लाइक, वो मुझे पता था एक वॉइड होगा कि मैं, हाउ डू आई नो माय फ्रेंड्स आर अप टू. तो फिर मैंने देखा अच्छा मेरे कुछ गिने चुने जो दोस्त हैं जो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर करते हैं, तो मैंने उन्हें ईमेल भेज सकते हो ताकि मैं तुम लोग को ना मंथली एक अपडेट भेज दूँ अपनी, और तुम लोग मुझे जवाब दे दो उस पर ईमेल के थ्रू. तो अब मैं ये करता हूँ, ईमेल पे मैं उनको एक लेटर भेजता हूँ हर महीने, और फिर वो लोग जवाब देते ठीक है, कल ट्राई करें ही आपकी, ठीक है। इब्राहिम भाई, अगर हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करें कि आप हैं. की डिज़ाइन जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसी? जर्नी पूछने का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाता है कि दिस पर्सन ये इस बैकग्राउंड से आ रहा है। और क्योंकि मैं सोचता हूँ कि डिज़ाइन में जो बंदा जिस बैकग्राउंड से आता है ना, वो अपनी वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लेकर आता है वहाँ से। ठीक है, उसको डिज़ाइन को देखने का जो कह रहे हैं, जो उसने क्लासेस लगाई होती है ना, वो उसकी बैकग्राउंड से आ रही होती है। तो एक भी, तो अगर आप हमें बता सकें कि आपके आपकी डिज़ाइन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और और अभी तक जहाँ पे आप हैं उसका अगर एक रफ वॉक थ्रू आप करोगे में। ज़रूर. आई एम
not that great at introductions वैसे, but I can talk about it. It's been a while since I talked about how I started. But so I'm a computer science graduate. I think a lot of designers took this path. They still take this path, like computer science or software engineering, do product design. It's like a very natural progression. So was point pe when I was in my final year, I took a course on human computer interaction, and that's when I first found out what UX design is. And as part of that course, I read the book with Don Norman की जो book है, Design of Everyday Things. तो and I found it really fun to read. I was like यार ये तो काइक के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था इसका एक डिसिप्लिन है, लाइक प्रोफेशन है, लाइक आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो, इनको बेहतर. So that's when I first discovered what UX design is. और खैर मैंने डिग्री अपनी पूरी की, I graduated and started working as a mobile applications पे specifically काम कर रहा था, Android वगैरह. और तो अरसे बाद बस मुझे एहसास हुआ कि यार इस फील्ड में मुझे एक तो ग्रो करने के लिए it was very saturated at that point. Software development. अभी भी I mean generally product development itself, product के stage saturate हो रहा है. But back then like competition इतना ज़्यादा था कि to imagine myself putting in so much effort to get to a point where I think I stand out. मैंने सोचा कि इतना मुझे नहीं पसंद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कि मैं लाइक इतना डालूं उसमें. और मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक हुआ था अपने साथ कि अच्छा व्हाट इज समथिंग दैट आई वुड एक्चुअली एंजॉय पुटिंग इन सो मच एफर्ट, बिकॉज यहाँ तो मुझे नहीं दिल करेगा एफर्ट डालने. एंड आई टुक अ करियर ब्रेक फॉर अ फ्यू मंथ्स. आई स्टार्टेड आई थिंक दैट्स व्हेन आई रिविजिटेड डिज़ाइन. और मैंने तब back then I took a few courses on the Interaction Design Foundation. Um, or uske through I built like a very basic portfolio. And this is back in 2018, 2019, when design was abhi bhi new hai, but it was still like even newer now. The portfolio मेरा बहुत basic था. It was just a few case studies और उसमें there was no like शशके और wow factor जो कहते हैं ना, like यार बहुत प्यारा सा पोर्टफोलियो बनाया है. वो मीडियम की प्रोफाइल थी मेरी, अभी भी है मेरी, लिंक्डइन पे है, लिंक किसी ने जाके देखना. आई हैवंट अपडेटेड इट, लाइक 4 साल हो गए मैं इस पर कुछ नहीं लिखा. बट मीडियम की प्रोफाइल था, अकाउंट था मेरे पास, और उसमें मैंने कुछ केस स्टडीज लिखी थी एंड जस्ट सम जनरल थॉट्स अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट डिज़ाइन. और उनके अंदर स्केचेस वगैरह थे, पेपर प्रोटोटाइप्स, इस तरह की चीज़ें थी. नो टूल यूजेज व्हाटसोएवर लाइक Adobe XD और Figma. बट आई थिंक दैट्स व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प मी स्टैंड आउट बैक देन. लाइक क्योंकि मुझे जो पहला इंटरव्यू मिला था तो दे टोल्ड मी के दे शॉर्टलिस्ट मी बिकॉज दे वेंट थ्रू माय प्रोफाइल, और वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था डिज़ाइन के बारे में. तो दैट्स व्हाट हेल्प मी स्टैंड आउट. बखैर ये portfolio बनाने के बाद I started applying to jobs and I got my first call. It was a company in Lahore. I was in Peshawar back then. So they asked me to move and I said yes. That's how I started. That's how I got my first design job. और उसके अब कितने तकरीबन 2020 से लेके 2020 के स्टार्ट से 6 साल है. तो हाँ. ठीक है. तो now you're working as a design manager at Nurture, if I'm pronouncing it right. Right. Nurture, yes. Okay, yeah. Temporary, आपकी ड्यूटीज़ में ऑब्वियसली टीम मैनेज करना भी आता होगा, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बैकग्राउंड जो है किसी भी बंदे का वो कितना मैटर कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सीए से है तो कंप्यूटर साइंस वालों का सबसे बड़ा ये होता है कि हमको डेवलपमेंट जो है वो वाली साइड थोड़ी वो समझ आ रही होती है. हमको पता होता है कि वो जो इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करने में कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है. सी एस वालों को सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है. मतलब रिसेंटली मुझे उनका नाम नहीं याद, फिजा जमान शायद आप उनको जानते हैं. उनका जो बैकग्राउंड था वो था वो होस्ट थी टीवी पे, जियो न्यूज़ या पता नहीं कहाँ पे. तो उनको एज मिलता था कि उनकी कम्युनिकेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छी थी डिज़ाइन में. तो आप क्या देखते हैं बैकग्राउंड के बंदे को किस तरह का एज मिल रहा होता है? Interesting. I haven't actually thought about it like that, but I do think background matter तो करता है. But I would say like जिस तरह आप कह रहे हो कि computer science graduates they're closer to technology, right? They directly work in tech, so they no constraints, they know what's feasible, right? वो उस angle से आ सकते हैं. But on the flip side, I think computer science graduates या generally like developer
दे थिंक फ्रॉम अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, लाइक उनके पास सॉल्यूशंस होती हैं हर चीज़ की, राइट? अच्छा ये मसला आ रहा है, सॉल्व कर देते हैं। तो आई थिंक वो वहाँ पे थोड़ा सा लैक भी करते हैं फिर, कि वो दे कांट फ्रेम प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट, और दे स्ट्रगल टू डू दैट एट द स्टार्ट एंड देन दे हैव टू लर्न दैट। तो वो आई थिंक बैकग्राउंड में लाइक ज़रूरी नहीं है लाइक सारे फायदे हैं, और फ्लिप साइड भी होती है उसकी। बट हाँ, वो व्हेन वे अब तो इन माय रोल एज अ डिज़ाइन मैनेजर मैंने हायर काफ़ी डिज़ाइनर्स किए हैं। हायर इतने बस इतने नहीं किए, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा किए। तो हायर अप नहीं हुआ, इंटरव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, आई हायर थिंक वही। नहीं है, बट आई थिंक वो मैं उसी की तरफ आने लगा था कि वो हायर क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उसमें बैकग्राउंड से ज़्यादा आई थिंक कुछ कोर स्किल्स हैं जो कि थोड़ी ब्रॉड स्किल्स होती हैं, जो कि आई थिंक matter a lot when it comes to like working as a designer in an organization. तो आई थिंक उसमें स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है ना, कि हाउ दे क्रिएट नैरेटिव्स अराउंड वट एवर दे सेइंग, उसके अंदर थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी, और जनरली इनकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और स्पीकिंग की कॉम्पिटेंस क्या है, राइट? तो आई थिंक वो दे ऑल कंबाइन टू क्रिएट लाइक अ गुड स्टोरी। आई वुड से यहाँ पे ऑब्वियसली पीपल विद बेटर मेजर जिनका कम्युनिकेशन के अराउंड ज़्यादा है, तो आई थिंक उनको एच होगा ऑब्वियसली, बट दे कैन ऑल्सो फॉल शॉर्ट व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा सिर्फ उनको बोलना आता है, उनको करना नहीं आता। तो वो भी होता है, राइट? तो काफ़ी बैलेंस ढूंढना होता है इन चीज़ों में। लाइक आई थिंक आइडियल कैंडिडेट कभी भी आइडियल नहीं होता, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि आप किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हो, किन चीज़ों पे नहीं करना चाह रहे। तो फॉर अस आर टीम्स वैल्यूज दे मैटर अलॉट, तो उस पर हम फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एंड आई थिंक communication, like I wouldn't say is a value, but it permeates through all the values. So if communication is something that they're not good at, तो I think वो फिर अगर उनकी technical skills अच्छी हो, तो वो फिर we do consider other candidates जिनका balance बेहतर है उसमें communication और technical skills। ठीक है ठीक है, इमरान भाई आपने एक वर्ड यूज़ किया कि कम्युनिकेशन अगर बेहतर नहीं है तो वी प्रेफर सम अदर टाइम पे। कम्युनिकेशन बेहतर होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि उसकी अच्छी इंग्लिश हो, या वो अपना मैसेज जो है वो सही से क्लियर कर पाए? मेरे नहीं पता आप एमएमए फाइट्स देखते हैं नहीं देखते हैं, खबीब की इंग्लिश आपने देखी हो, वो बीच में से वर्ड्स खाता है लेकिन अभी the words भी खाते हैं, अपने opponents को भी खा जाता है, but यार नहीं, अच्छा सवाल है। आई थिंक इसका शॉर्ट आंसर तो यही है कि नहीं, इंग्लिश ऊपर ऊपर ऑन अ सरफेस लेवल हाँ ज़रूर मैटर करती है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट एटलीस्ट इन एट आरबी सॉफ्ट वेयर आई वर्क, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म ग्लोबल एक्सपोजर होता है, राइट? सो लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, तो अंग्रेजी अगर आप बोलते हो तो ऑब्वियसली आपको एज है वहाँ पे, यू विल फाइंड इट ईजी टू टॉक टू क्लाइंट्स and just explain your decisions better. But I think सिर्फ अंग्रेजी आना तो एक वो है ना, ऊपर से आप लाइक ढांचा है सिर्फ, राइट? अंदर उसके अंदर मीट गोश्त भी होना चाहिए थोड़ा। वो गोश्त आपका वो नॉलेज होती है अबाउट डिजाइन, राइट? लाइक डिजाइन को आप समझो, यूजुअली डिजाइन जब बोलते हैं तो पहली चीज दिमाग में विजुअल आती है, राइट? बट डिजाइन इज ऑल्सो अ वेरी सोशल स्किल। मतलब मेरी नज़र में a lot of like a lot of the best designers I know aren't designers who make pretty interfaces or are the best visual designers, but maybe they're the best at what no maybe they're the clearest thinkers in the room, like उनके दिमाग में उनको पता होता है उन्हें क्या क्या बोलना है exactly, right? और क्यों बोलना है। they're able to frame problems, they're able to articulate their decisions, good at writing. This is both verbal like and non-verbal, right? किसी को फीडबैक देना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, फीडबैक लेना भी और देना भी, राइट? देन इस तरह की चीज एज अ डिजाइनर अगर आप नहीं कर सकते, तो आई थिंक मेरे लिए तो वो आधी जॉब आप, और फिर डिजाइनर को भी पता होना चाहिए कि लाइक इस कम्युनिकेशन से होगा इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, राइट? व्हेन यू गुड एट कम्युनिकेटिंग यू क्रिएट ट्रस्ट, एंड विद ट्रस्ट यू आर एबल टू वर्क विद अदर पीपल, वो चाहे आपके कोवर्कर्स हो, आपके मैनेजर हो, आपका यूज़र हो जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो। तो हाँ, आई थिंक डिज़ाइन एज अ सोशल स्किल थोड़ा ज़्यादा फोकस देना चाहिए, नॉट जस्ट एज अ विजुअल और टेक्निकल वन। ठीक है। इब्राहिम भाई अब एआई आ गया है, यूएक्स राइटर का होता था, अब वो चैट जीपीटी का हो गया, और मैं 6-7 मैं डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ हर प्रोजेक्ट के,
उसको एक चैट, और मेरे ख्याल से अब चैट जीपीटी प्रीमियम जो है वो हर बंदा, जब ये नया नया आया था मैंने इसकी आउटपुट कंपेयर की थी पेड की और फ्री की, इसमें इतना गैप भी बहुत कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि स्किल पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? सेकेंडली बात से चीज़ तो शायद यूआई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता था, ठीक है, यूएक्स उससे भी ज़्यादा 2025 में, और इससे ऑनवर्ड्स आप स्किल को किस उसको देखते हैं कि इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस पे किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? फॉर एग्जांपल यूआई डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत से वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी पोस्ट वगैरह देखी थी। अगर आपका 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है यूआई डिज़ाइन में, तो आप यूआई डिज़ाइन करना छोड़ दें, क्योंकि वो जो है उस जिस लेवल का आपका होगा वो एआई ऑलरेडी कर रहा है। तो इंस्टेंट ये कि आप बैठ के वाईफ्रेम्स बनाएं, आप एआई टूल सीख लें, ठीक है, आप प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप डेली की 10 ऐप्स जो हैं राइट रीलिंग की वो इंस्टॉल करके वो चलाएं, वो ज़्यादा बीकन या एज कम्पेयर आप कह रहे हैं कि 48 होना चाहिए या 40 होना चाहिए, वो यही सब करेगा। इस बार क्या थॉट्स है आपके, और स्किल को? काफ़ी लोडेड क्वेश्चन था आपका ये। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पार्ट्स टू इट, और इसको मैं आई वुड वांट टू लुक एट इट फ्रॉम टू डिफरेंट वेज। एक तो जिस तरह आपने कहा था, you've seen some posts about how junior designers are being told to just not you do UI design anymore because AI can already do that अगर इस लेवल ऑफ स्किल के ऊपर। तो एक तो ये है कि how AI is shaping junior design, like junior designers की careers को किस तरह shape कर रहा है। और दूसरा part का ये है कि डिज़ाइन टूल्स जिस तरह आपने कहा था वो किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं अब विद एआई, और वो आपके वर्कफ्लोज में किस तरह से इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करें आपके वर्कफ्लोज में। तो आई कैन टॉक अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस हेयर एज वेल, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। श्योर 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 श्योर। एंड मतलब in my experience workflow definitely change हो रहा है। There's a lot of new things that one can try at different stages of the process, but जो आप जिस तरह से AI चेंज कर रहा है वर्कफ्लोज को, वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक वी हियर लॉट ऑफ स्टोरीज को यार AI रिप्लेस करते हैं डिजाइनर्स को। You actually get around to working with these tools, so then you realize कि अच्छा your job isn't going to be replaced, it might just evolve in a different form, but it won't be replaced. Uh, right? So AI is obviously using data to give you an output, right? उसमें empathy वाला aspect तो obviously clearly missing है, right? You can obviously use it for surface level things like you mentioned कि आपने documents जल्दी से बनानी हो, um, कोई जल्दी से brainstorm करके कुछ ideas निकालने हो, but then at the end of the day, at least for me personally, I always go through whatever it gives me before I absorb it in as knowledge or to send it to someone else कि यार ये मैंने चीज़ नई चीज़ सीखी है, मैं किसी और को भी बताता हूँ उसके बारे में। तो उससे पहले एक मैं लाइक रिव्यू ज़रूर किया चाहिए यार ये बात क्या कर रहा है एग्जैक्टली, एंड इफ आई हैव modify or change it in any way. So I think that's largely how I use AI. When it comes to like actual design tools, like if you remove like conversational tools like ChatGPT or Claude, um, Figma Make hai, for example, or Lovable or Replit, like codes that just take you from prompt to product. So I've tried a few of these, and it works really well in some cases, but in a lot of cases it just fails. And it's a Figma Make, for example, उसकी जो documentation है वो बहुत scarce है अभी, like it's in beta, obviously वो अभी test कर रहे हैं उसको, but उसकी जो documentation है on how to write a good prompt, क्या exactly वो उसको आप देंगे वो किस तरह से जवाब देगा, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है, but वो बहुत bare bones है, right? So the margin of error over there is quite a lot, because लोग जो basically you screw around and you find out. Many dogs start using Figma Make. It's great for rapid prototyping, in my opinion. So if you have an idea that you want to show to someone and you have some references, then you just give it to Figma, and it'll create something for you that you can start as a discussion point. Now, when it comes to actual design as a let's say profession, like काफी collaborative, right? Now, one of the ways that these tools fail right now is the collaboration बहुत वो है, limited है इनमें. There are workarounds. आप सर्च करें कि Lovable, Replit और इन सबको किस तरह से Figma Make को how to make like be more for example like Figma file UI design वाली जो होती है, you can share it with multiple people. People can come in, they can comment.
the reports, you can see where someone else is. आप basically like एक ऐसे space में हो जहाँ पे multiple लोग feel इस तरह होता है कि like there are multiple people in the same room working on a shared problem together. But with tools like Lovable or Figma Make or ये vibe coding tools में उसमें थोड़ा आप एक silo में बैठे होते हो, like it just feels very closed off. So when you do create these outputs, उन पे feedback लेना थोड़ा मुश्किल होता है because so I don't know why Figma did this, but Figma Make, when you're in showing the or presenting the output, you can't really comment on it like you would be able to on a Figma prototype directly right there, right? So that's one of the ways I felt कि मेरे workflow में हाँ sure it sped things up in a certain way, but then also it was slowing other things down. So I tried, I think एक week के लिए मैंने सिर्फ Figma Make use किया था for all of my like for the project that I was working on. I entirely used Figma Make. और उस पे इसके एंड पे मुझे ये पता चला कि यार जब मैंने कुछ रिव्यू कराना हो ना किसी लेट्स से if there's a stakeholder meeting and I need to show something अच्छा this is what I worked on और ये एक visual representation है उसकी तो Figma Make since it's actual code it's a live website तो बीच में कभी कभार it would just break things मैं फिर 2-3 घंटे सिर्फ उसको डायग्नोज और बग डीबग कर रहा होता था कि उसको मैं कह रहा होता यार इसको फिक्स करो फिर वो उसको फिक्स करता था एक और मसला तो मैं रियलाइज किया था कि इन क्रिटिकल मीटिंग से पहले ना आई शुड हैव अ बैकअप लाइक फिग्मा के ऊपर एक्चुअल फिग्मा मेक के ऊपर मैं ना रिलाई करूँ टू शो दीज डिजाइन्स टू स्टेक होल्डर्स उस हफ्ते के बाद शो इट वाज फन लाइक क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स और एनिमेशंस उस आज से स्टेक होल्डर्स भी बहुत खुश थे कि दिस इज लाइक वी कैन एक्चुअली सी द एनिमेशंस एंड हाउ द इंटरेक्शन वर्क सो आई वुड से लाइक I'm very mixed about it, but for now I've gone back to Figma design or Figma Make I only use for quick prototyping. जल्दी से मैंने कुछ animation अगर या interaction दिखानी हो visually तो that's when I use Figma Make now. तो हाँ तो coming back to my point कि like workflow change हो रहा है but not in the way that we actually expect. So I think there's a long way for that. But there are some really good examples as well. I've seen coworkers who've just built entire products out of like ये vibe coding. मेरे अपने coworker है क्या उसने पूरी एक internal product create किया ऐसा company के लिए जिसमें you can come in if you have an idea for a product then you post it there. There's a leaderboard, people can comment like so it's like a mini social media for product ideas. वो पूरा literally vibe code किया. तो मतलब हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें बन भी रही हैं सो इट्स एक्साइटिंग बट एट द सेम टाइम चेंज इज ऑब्वियसली स्कैरी अनसर्टेनिटी इज स्कैरी तो वो हमेशा ये कॉन्वर्सेशन हमेशा होती रहेंगी यार डिज़ाइनर रिप्लेस हो जाएगा डिज़ाइनर कुछ डिज़ाइनर ज़रूर रिप्लेस होंगे जो कि डिज़ाइन वोंट बी रिप्लेस्ड आई थिंक अच्छा इब्राहिम इसमें इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ एआई के साथ इवॉल्व करना तो बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये चीज़ भी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि ये जितनी एआई टूल्स है ना ये आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फिग्मा में रिसेंटली एक ऑप्शन आया था फिग्मा ग्रिड्स का ग्रिड बना सकते हैं आप फिग्मा में मैंने एक पूरी अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैंने ऑटो यूज़ किया उसमें मैंने फिग्मा ग्रिड यूज़ किया क्योंकि मुझे पता था इसको एक्सपोर्ट करके मैंने बोल्ट से इसका टूल जनरेट करना है वो जो मैं बोल्ट पे लेके गया बोल्ट को समझ ही नहीं है कि ये फिग्मा ग्रिड यूज़ हुआ है आपको उसने वही सारा कुछ एक ही लाइन में सारा कुछ डाल दी फिर मुझे वो लाइन को फिक्स करना पड़ा था तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ या नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिग्मा अगर कोई नया फीचर देते तो बाकी एआई जो है जो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उनको भी वो चीज़ फ़ौरन अडेप्ट कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे नया फीचर आ गया उसको हमने ऐसे कोड करना interesting. I personally haven't really faced this issue yet. I think, but Figma might just turn into the Apple of the design industry in the sense that you know how Apple releases something that's controversial, but you know everyone else will copy it. Like all the other companies will copy it. So I think Figma वो market design tools की जो marketplace like it's like a big giant now, right? So we might see that effect trickle down where Figma releases something and then it's just everyone has to do it now because Figma is doing it. ठीक है इब्राहिम भाई हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड कि मेरा पोर्टफोलियो अंडर एनडीए है काफी तो सुना है इंटरव्यूज में हाँ सोल्यूशन क्या है तो ये ठीक है वो एक यार इसका कोई आई थिंक देयर इज नो लीगल सॉल्यूशन टू इट बट देयर इज अ वर्क अराउंड राइट सबसे पहले तो आप
अगर एनडीए पे किसी के साथ है, आप उनसे पूछ लेंगे यार अभी भी एनडीए लाइक कैन द टर्म्स ऑफ द एनडीए चेंज फॉर एग्जांपल लाइक मे बी इफ अ कन्वर्सेशन कैन बी हैड, बट अब अगर वो नहीं होता राइट, वो कहते हैं नहीं लाइक ये आप किसी को नहीं दिखा सकते। फिर आई थिंक आप सिर्फ ओन लाइक सो यू वुड ओन मोस्ट लाइकली नीड टू शो योर पोर्टफोलियो लाइक आप जब जॉब ढूंढ रहे हो राइट, और आपको वो कहते हैं यार अपना पोर्टफोलियो लाइक वो आपको कहते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू एक प्रेजेंटेशन आपने करनी है, तो तब आपको शायद दिखाना पड़े उनको उस तरह से पोर्टफोलियो। तो इन दैट केसेस इट्स फॉर वेरी स्पेसिफिक मोमेंट्स एंड आई थिंक इट्स फाइन अगर आप इस तरह कर लेते हो, लाइक अगर एनडीए है भी बट इफ इन दैट कॉल यू वेरी क्लियर अबाउट all of this work being confidential and only for the eyes of the people who are in this call. So that's how I would navigate that. अगर मुझे present करना पड़े किसी portfolio and then always like just password protected, only shared with people. I think जब आप interview actually कर रहे हो उस तरह से, तो I think तब there should be some sort like great. But I'm not sure इसके legal precedents क्या हैं, like अगर आप ये करते हो interesting होगा। वैसे पाकिस्तान में है कुछ इस तरह का एनडीए का सीन? ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के साइन होके पाकिस्तान आते हैं। हाँ आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनीज में होते हैं हाँ। सो दूसरे किस्म के डिज़ाइन जैसे आप जो फैशन डिज़ाइन या कुछ करते हैं वो इंडस्ट्री, और जो जनरल क्रिएटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान में है आई थिंक वहाँ पे राइट्स और ये चीज़ें बहुत ही बुरे हालात में, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बेहतर सीन है। सो इफ़ यू वर्किंग इन लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आई थिंक दे डू टेक दीस थिंग्स अ बिट मोर सीरियसली। हाँ। Is Arbisoft a product-based company? So Microsoft is a product development and software service provider. It's based in Lahore. Main office Lahore. It's registered in Texas, USA. और I think कितने साल हो गए सब? I think 18 साल। इमरान भाई, मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैंने एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने 60 to 70% काम जो किया ना वो मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में किया। प्रोजेक्ट कंपनीज में मेरे ख्याल से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट टेस्ट मिल जाते हैं। उसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कभी एआई के आ रहे हैं, कभी सैस के आ रहे हैं, कभी कौन सा आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सा, विच वन इज़ बेटर इफ समवन इज जस्ट स्टार्टिंग आउट? I wouldn't say there's a clear answer, like a black and white answer here. I think काफ़ी gray area है। दोनों sides में different चीज़ें हैं। I've also largely worked in a software services company, so like Arbisoft में मुझे 5 साल होने लगे। तो हाँ, it's great in the sense that you get to work on multiple kinds of projects from different kinds of industries. I deal with different kinds of clients, like of different kinds of nature. So हाँ, generally आप बहुत different personalities से deal करते हैं, and then software service companies are usually large, so there's like a big organization as well. There's a lot of things happening. There's a certain culture, और perks or benefits इस तरह के like general like वो आपको थोड़ी safety feel होती है कि in bigger organizations like these. I think वो aspect भी होता है। But on the flip side, when it comes to working like in a smaller, that's a startup, it's a product idea that's just starting out. It's just, I think उस केस में instead of comparing it to like large organization जिसमें आप multiple projects पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप multiple छोटी कंपनी में शायद आप multiple roles experience कर like in ज़्यादा नहीं होती Sorry? उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वर्किंग डिफरेंट हैट्स जब आप में पहनी होती हैं। एक किस्म की ग्रोथ होती है आई थिंक फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट ना अर्ली, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई टेल लाइक encourage लाइक यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स कि यार अभी टाइम है एक्सप्लोर करने का, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, लाइक डोंट जस्ट स्टिक टू वन थिंग, जस्ट ट्राई आउट लाइक मे बी डिज़ाइन और डेवलपमेंट और फैशन और लाइक आर्ट और लाइक डिफरेंट चीज़ों में घुसो ज़रा, फिर देखो तुम्हें क्या पसंद, एंड देन मे बी अगर तब सेटल करना है तो फिर करो, बट शुरू में तो आप डिफरेंट जितनी वेराइटी और डाइवर्सिटी होगी आपके उसमें, देन आई थिंक दैट उस केस में इट्स मोर एडवांटेजेस आई थिंक। पर्सनली इफ आई हैड द I feel it personally too because मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, एंड आई डू काइंड ऑफ आई डोंट रिग्रेट इट, बट आई थिंक मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार व्हाट इफ आई हैड एक्सप्लोर्ड other fields, maybe I wouldn't be in product design. Would have been a very different thing. So yeah. Like, what is the most common issue you see in candidates
जब वो आपको इंटरव्यू देने आते हैं, हमने इस बात की, आपने कहा सॉफ्ट स्किल्स जो है, इट इज समथिंग यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन। इसके अलावा तो कैंडिडेट फ्रॉम सिन टू एक्सेप्टेंस, या उसको अगर आपने मना किया, इसके बीच जितनी भी स्टेजेस है और जितने भी फीडबैक्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसका? एक फीडबैक लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ हायरिंग मैनेजर के क्या कैंडिडेट्स में क्या होता है मेरे गणेश है। यार आई थिंक सो हमारा हायरिंग प्रोसेस जो है ना उसमें ऑब्वियसली आप अपना पोर्टफोलियो अपना लिंक्डइन रेज्यूमे टाइप चीज़ें तो डालते हो बट वी आस्क यू टू सेंड इन एन एसे उस ऐसे का प्रॉम्प्ट होता है व्हाट इज समथिंग you've nurtured और 500 वर्ड्स या उस मैक्सिमम 500 वर्ड्स तो बिफोर चैट जीपीटी एंड दीज एआई राइटिंग टूल्स you'd get like a variety of answers sure हर वो आंसर अच्छा नहीं होता था उस प्रॉम्प्ट का या ऐसे का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता था लेकिन एटलीस्ट पता चलता था किसी ने ओरिजिनल खुद लिखा हुआ है तो जब से चैट जीपीटी आया है ना तो एक वो शुरू में ही ना वो फ्लैग हो जाती है वो चीज़ cause आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जो एम डैश यूज़ करता है वो चैट जीपीटी यूज़ करता है बट देयर इज अ सर्टेन पैटर्न टू इट द वे चैट जीपीटी राइट्स क्योंकि मैंने भी ये ऐसे फिर मल्टीपल टाइम्स चैट जीपीटी को दिया और मैंने कहा यार मुझे आई एम अप्लाइंग टू अ डिज़ाइन जॉब और ये प्रॉम्प्ट आया हुआ है तो मुझे इसका जवाब चाहिए 500 वर्ड्स और लेस में थिंक लाइक अ डिज़ाइनर समथिंग लाइक तो वो एक ही मल्टीपल टाइम्स अब मैंने जब ट्राई करवाया तो वो सेम चीज़ ना डिफरेंट तरीकों से थोड़ा सा बस चेंज करके बता देता था एंड देन आई वुड कंपेयर इट टू द रिस्पॉन्सेज जो मुझे आ रहे थे इंटरव्यू के सॉरी एप्लीकेशंस में तो उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी वो श्योर इट्स अ वेल रिटन ऐसे बिकॉज कोई गलती नहीं होती सब ठीक होता है स्ट्रक्चर ठीक बट नन ऑफ इट वाज ओरिजिनल सर सारे जेनेरिक बातें हो रही होती थी तो यहाँ पे आई थिंक people who sort of write a very personal essay about something they've nurtured. It doesn't have to be something about like design specifically or work. It could be anything in their life. तो वो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं लाइक जो लोग फिर लेट्स से वही जो चैट जीपीटी या एआई उनको बता रहा है वही चीज़ फेंक देते हैं थोड़ा सा चेंज करके वो तो पहले ही हम साइड पे कर देते हैं बट इसके अलावा सो then you get to the next stage of the process where it's just like a formal conversation to get to know the other person better उनके ज़िंदगी के बारे में पूछते हो फिर कुछ आप सिनेरियोज फेंकते हो उनके पास कि अच्छा यार अगर इस सिनेरियो में ये होता तो आप क्या करते this scenario that based off of real world um, situations जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आरबी सॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन देयर इज अ क्विक नॉलेज बेस्ड सेक्शन तो यहाँ पे आई थिंक द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दैट डोंट गो पास द स्टेज are the ones that don't listen properly. So, like when I say listen, I don't mean I think listening में conversation भी involved होती है. Listening में asking the right questions का बहुत aspect होता है. तो let's say मैं अगर किसी को scenario present करूँगा यार अच्छा इस situation में आपको ये मसला face हुआ है तो आप क्या करोगे? तो the kind of candidate that we wouldn't want would immediately jump to answering this without thinking about it for a few seconds कि अच्छा उस situation में ये can I what if I assume this तो वो क्या होगा so candidates who very clearly mention their assumptions tell why they're doing this or making this decision in this scenario और इसका impact ये होगा so generally I think वही जो articulate होते हैं ज़्यादा लोग और जो समझा सकते हैं वो जो चीज़ कर रहे हो I think वो those candidates get better rated in this part of the process. Knowledge base वाला section हमने ऐसे ही डाला होता है वो I think इसकी इतनी weightage नहीं होती. It's just to see if they're familiar with some common design terms. But no one really honestly sorry. अब अभी तक वैसे इस तरह का पार्ट आया भी नहीं था। मैं भी यही सोच रहा था कि पहले ऐसे हो गया, उसके बाद डिफरेंट सिनेरियोज हो गए। डिजाइन स्किल्स कहाँ पे टेस्ट? हाँ तो जो नॉलेज बेस्ड सेक्शन है उसमें वो होता है बस लाइक दे ईदर नो द आंसर और दे नो सो फॉर एग्जांपल मैं किस तरह लाइक यस और नो होगा राइट मैं अगर पूछता गया वो आपको एम्पैथी मैपिंग पता है क्या होती है तो वो कहते हैं हाँ फिर मैं कहता हूँ समझाओ क्या होती है वो कहते हैं नहीं तो फिर इस तरह के कुछ जस्ट आस्किंग देम वेरी क्विक क्वेश्चंस अबाउट देयर फेमिलियरिटी विद डिफरेंट डिजाइनर्स लेकिन आई थिंक जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है देयर सिनेरियो स्पेसिफिक टू डिजाइन तो उसमें डिजाइन स्किल्स का एज इन लाइक उनकी जो सोशल डिज़ाइन स्किल्स है ना उनका काफ़ी पता चल जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह हैंडल करते हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या किस तरह मैनेज करेंगे इस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अगर उससे कुछ डिमांड कर रहे हैं वो क्या करेंगे राइट तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आप गेज कर सकते हैं तो आई थिंक दैट्स वाई वी आर दैट एंड देन
if this section goes well, तो फिर then there's a let's say usually फिर उसमें visual design involved हो जाता है, so we give them visual design and problem solving, right? So we give them if they have a portfolio, we ask them to pick one or two projects they think they're really they've done a really great job in. फिर वो they present those projects as a case study. And then we ask them questions around that. So there's option one if someone has a portfolio, a good portfolio, because काफी लोगों का जिस तरह NDAs वाला मसला होता है, portfolio, we like the candidate, we like how their interview has gone, but we don't use the portfolio to shortlist them. Portfolio is just bare bones and just इतना खास नहीं है, तो we still, based on their essay and their application, we go, take the process. और फिर जिन candidates का नहीं होता ना, then they have the chance to work or to showcase their skills. We give them a prompt then, like वो take home assignment होती है, 12 घंटे से ज़्यादा उन्होंने स्पेंड नहीं करने होते उस पर, और उनको काफ़ी एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं कि आपने ये करना है और ये इंस्ट्रक्शंस है इसकी, और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हम इवैल्यूएट, इट्स नॉट जस्ट विजुअल डिज़ाइन दैट we're looking at how they frame problems, how they think about solutions, how they actually present those solutions, because the final presentation, I pretend to be a product manager and they're presenting their product work. तो वो इस तरह से होता है, थोड़ी सी रोल प्लेइंग होती है. So that's how it goes. But I think a lot of like candidates don't make it through the first interview. जो जिसने design social skills और उनके वो वहाँ में, तो we get to the visual design, the technical skills part after that. And I think we feel करते हैं because we, like I mentioned, कि वो design as a social skill के ऊपर it's underrated, I think. तो रियली इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि जब मैंने ये पॉडकास्ट वगैरह सारा स्टार्ट किया, उससे पहले मैं कुछ इंटरव्यूज़ ले रहा था. मेरे जानने वाले उनकी कंपनियों को एक डिज़ाइनर चाहिए था, सीनियर डिज़ाइनर. अब मैंने 1 मई से लेकर 20 मई तक 50 इंटरव्यूज़ किए थे. उसमें से मैंने सिर्फ 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे. सिर्फ 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे 50 इंटरव्यू. तो 50 इंटरव्यूज़ में से 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे और वो सारे सीनियर डिज़ाइनर्स थे. अब मैं कंपनीज़ के नाम या मेंशन नहीं कर सकता, कुछ बड़ी अच्छी कंपनीज से आ रहे थे. ठीक है, फीटेक की एक कंपनी है पाकिस्तान में, 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं इसमें. इसमें अच्छा, तो वहाँ से भी एक लड़का आया. ठीक है, डिज़ाइन एजेंसीज़ के भी थे. ठीक है, उन्होंने मसला ये होता था कि सीवी बहुत अच्छी बनी हुई है, पोर्टफोलियो ठीक है, मेरी ना विजुअल मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी है. नहीं, ये जब सिमिलर डिज़ाइन दिखाया जाएगा ना, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने कहीं पे देखा हुआ है. और वो 99% ऑफ द टाइम्स ठीक होता है. उनके पोर्टफोलियोज जो है वो कहीं से कॉपी किए हुए होते थे. शायद मैं बोले तो इनको इंटरव्यू पे बुला देते हैं. जब मैं इंटरव्यू पे उनको बुलाता था, सारा कुछ ठीक जा रहा है, मैं उनसे पूछूंगा एम्पैथी मैप क्या, बहुत अच्छा बताएंगे. मैं उनसे कहूँगा कि फलां डिज़ाइन टर्म का क्या मतलब है, बहुत अच्छा बताएंगे. लेकिन जैसे ही मैं उनको एक सिनेरियो देता था ना, लेट से ये सिनेरियो है, पाकिस्तान की मार्केट है, अब इसका सोल्यूशन क्या करेगा. और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रॉब्लम, मैंने उनको एक सिनेरियो दिया. पाकिस्तान में कमेटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. कमेटी, मैंने उनको कहा कि उड़ान, शायद आपने ऐप यूज़ की हो. उड़ान में ये सीन है कि उड़ान में तो नहीं, लेकिन जिस कमेटी ऐप पे मैंने काम किया था उसमें ये सीन था कि ऐप की तरफ से एक कमेटी लॉन्च होगी, लोग उसको ज्वाइन करेंगे. बनकर लेट से मैंने और आपने ज्वाइन की है, 10 तारीख को पेमेंट है, पेमेंट की लास्ट डेट, और हम पेमेंट्स दी जा रहे हैं. जैसे ही मेरी कमेटी निकली है, ठीक है, लेट से पहले महीने, अभी 4 महीने और पड़े हैं, पहले महीने के बाद मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दी. ये बहुत बड़ा एज केस है पाकिस्तान के इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है वो लोन ऐप जो है वो यूज़ करते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद लोन ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं, और वो सिम भी किसी और के नाम पे होती है. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्कैम था. मैंने कहा इस इंडस्ट्री को आप टारगेट करते हुए एवरी 99% का आंसर ये होता था कि ये ऐप पाकिस्तान में नहीं चल सकती. ठीक है, तो लेकिन जो लोग इसका आंसर दे देते थे, बात से समझ आ जाती थी, वो आउट ऑफ द बॉक्स की तरह से उसके एज केसेस जो हैं प्रोडक्ट को मेक और ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो इस तरह के केसेस जो हैं. और एक दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान की जॉब मार्केट. अब उसमें ये आता है कि काफ़ी कई कंपनीज में मैंने खुद भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे कुछ जानने वालों में दिए हैं, असेसमेंट के बाद घोस्ट हो जाता था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
यार हाँ, I've been through this some personally as well. तो I think it's a very shitty thing to do. तो जो भी, हाँ, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा और जो भी अगर इसमें कभी इस चीज़ में वो शामिल हुए हैं, उन्होंने डिसाइड, तो आई थिंक हाँ, एहसास होना चाहिए कि लाइक एटलीस्ट जस्ट कम्युनिकेट, राइट? अब डिसीजन जो भी आप बता दो, बट आई थिंक पीछे वो भी होता है, राइट? यू हर्ड केसेस ऑफ कंपनीज इन द गाइज ऑफ डिज़ाइन असाइनमेंट्स या वो टेक होम असाइनमेंट्स, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज़, अपनी बिजनेस के लिए आइडियाज़ निकलवा रहे होते हैं, जनरेट करवा रहे होते हैं लोगों से। बस शायद कम हो गया हो ये, मे बी बिकॉज अब एआई आ गया, एआई हर कोई यूज़ कर सकता है। तो और दूसरा मुझे एक और चीज़ नहीं पसंद कि किसी कैंडिडेट को वो मना कर देते हैं लेकिन उसको बताते नहीं है किस वजह से मना। आई थिंक फीडबैक यहाँ पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले को पता होगा वो किस वजह से मना है। बिल्कुल फीडबैक, हाँ, फीडबैक तो देना चाहिए। आई थिंक एज पार्ट ऑफ आवर रिव्यू प्रोसेस हम लोग अपने हायरिंग नोट्स और अपने डिसीजन शेयर करते हैं एचआर के साथ एंड पे ना, कि अच्छा ये प्रोज थे, ये कॉन्स थे, ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसको नहीं करना मूव बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स। तो फिर आगे एचआर की जिम्मेदारी होती है वो मैसेज कम्युनिकेट करना। बट आई थिंक हाँ, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाई यू रिजेक्टिंग समवन, एंड आई थिंक कैंडिडेट नोज दैट दे कैन वर्क ऑन इट, कि कम्युनिकेशन में मसला, आप उनको बता दो ये मसला है तो उस पर काम करेंगे। फीडबैक देना, बल्कि काफ़ी दफ़ा तो आई रियली अप्रिशिएट व्हेन कैंडिडेट्स आस्क फॉर फीडबैक डायरेक्टली इन द इंटरव्यू, एट द एंड ऑफ इट दे आस्क अस हाउ इट वेंट, एंड देन आई क्लियरली टेल देम कि यार ये दिस इज हाउ आई फेल्ट, ये अच्छा था, ये बेहतर हो सकता था। तो वो तो डायरेक्ट फीडबैक अगर कोई मांगे तो फिर तो आई थिंक वो बेस्ट। ठीक ठीक है। and then we how to deal with imposter syndrome। मैं आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा डिज़ाइन में, काफ़ी मेरे को बहुत एक्सपीरियंस नहीं आता, एक दिन आप बता दो। आई थिंक इम्पोस्टर सिंड्रोम ना, चलो एक एक तो वो कलेक्टिव चीज़ है ना कि लाइक काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं इससे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम ज़्यादातर जो लोग वेरी सक्सेसफुल दे फील लाइक इम्पोस्टर्स। बट आई थिंक एक कलेक्टिव लेवल पे तो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इम्पोस्टर्स इस वो जो गिल्ट आप फील कर रहे होते हो, शायद आपको ही समझ आए कि वो गिल्ट क्या है, और um, उस सेंस में भी बहुत पर्सनल होता है कि शायद उसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत डिफरेंट हो किसी और के इम्पोस्टर फील करने के रीज़न से। शायद मेरा फियर और फेलियर हो कि यार अच्छा, इफ आई स्टार्ट समथिंग आई नो आई माइट फेल, एंड दैट मेक्स मी फील लाइक एन इम्पोस्टर। शायद किसी और की कोई और वो रीज़न है इम्पोस्टर फील करने की, शायद वो दे मे बी सॉ समवन एल्सेस वर्क एंड नाउ दे थिंक दे कांट मेजर अप टू देम, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो सिर्फ एक ही बंदा इतना अच्छा काम कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। दे स्टार्ट फीलिंग, दे स्टार्ट belittling themselves। तो आई थिंक वो इम्पोस्टर सिंड्रोम पर्सनल भी होता है, एक तो कलेक्टिव भी है, बट इट्स आल्सो वेरी पर्सनल। एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी मैंने इम्पोस्टर फील किया है, आई थिंक वो यही होता है, it's either one of the two जो मैंने examples दी थी। So sometimes like when you start comparing yourself to others, then then you start feeling like shit, and you're like अच्छा यार मैं तो इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता। But then what helps is, so I did this exercise recently में मुझे मैं this was the start of my 5th year at Arbisoft, और मैं अपना performance review कर रहा था, और this is the longest I've stayed at any company, तो मैं थोड़ा सा existential crisis में जा रहा था कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, और लोगों ने इतने अच्छे काम किया, और लोगों ने इतनी डिफरेंट जगहों पे काम किया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई डिड दिस रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज ऑफ द पास्ट 4 years। आई थिंक उस पूरे वीक में सिर्फ ये काम किया था मैंने, अपने कैलेंडर ब्लॉक कर दिया था, आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द वर्क आई हैव डन। तो आई मैप्ड आउट लाइक अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, और जब मैं उन इवेंट्स को देख रहा था, इवेंट्स अब वो न्यूट्रल थे सारे, राइट? उन इवेंट्स के अंदर जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, बट इवेंट एक आइटम था, राइट? मैं अच्छा, आई जॉइंड आरबीसॉफ्ट, दैट्स एन इवेंट। फिर उसके बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट, दैट्स एन इवेंट। पहले प्रोजेक्ट का पहला माइलस्टोन, राइट? तो इस तरह आई वेंट थ्रू, लाइक मैंने अपने गूगल डॉक्स, फिग्मा, सारा कुछ खोला हुआ था साइड पे, बोर्ड्स खोले हुए थे, एंड आई वाज जस्ट गोइंग डाउन, लाइक शुरू से देख रहा था मैंने किन चीज़ों पे काम किया। Sure, it took me a while, but I think at each point, like I would do 1 year, like एक साल की रिफ्लेक्शन मैंने शायद कुछ आधे घंटा घंटा बैठा अपने साथ, देखा कि 2021 में मैंने किया। तो उसके बाद आई स्टार्ट रियलाइजिंग अच्छा मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, राइट? श्योर मैंने मे बी उस तरह ना हो जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और लोगों की चीज़ों की, बट आई कांट कंपेयर हियर। मैंने जो अपना काम किया, इट्स ग्रेट इन इट्स ओन राइट। So I think that exercise really helped, like reflecting on what I've done actually, like going sitting down with my work, and just going through it.
कि अच्छा यार ये मैंने किया था, वो मैंने इसलिए डिसाइड किया था, वो ये इससे काम नहीं किया था, ये इससे मैंने ये सीखा था, फनी कहानी थी, राइट? तो जिस वो करने से मेरा वो इम्पोस्टर वाली फीलिंग कम हो गई थी, मैं ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन बुरा नहीं फील कर रहा था अपने बारे में। और दूसरा रीज़न इम्पोस्टर फील करने का, आई थिंक वो फियर ऑफ फेलियर वाली चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। आई थिंक मोस्ट पीपल लाइक फील दिस के लाइक विल हम शुरू ही नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि वी हैव दिस आइडिया ऑफ परफेक्शन इन आवर माइंड, जो कि हम जब तक अचीव नहीं कर सकते, एंड देन यू रियलाइज कि देयर इज नॉट लाइक परफेक्शन आप नहीं अचीव करते वैसे ही, तो इट्स जस्ट लाइक अ लूप. So you chase perfection, but you know you can't chase it ever. So you just get stuck in that thing, and you don't start thing outside of that. And this is something I learned when I first joined Arts Out, and मेरा onboarding week था, उसमें पहली चीज़ कि यार कि everything is a draft. Treat everything like a draft. Like there's no final version. And when you start thinking like that, तो you actually start making progress. छोटा मोटा progress आप शुरू करते हो काम करना, फिर आप थोड़ा सा और progress करते हो. And then because you know कि वो draft है, तो उस पर आप हमेशा constantly improve करना चाहोगे, because draft तो improve ही हो सकता है ना उसको, या बुरा हो सकता है या बेहतर हो सकता है, right? तो आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करोगे. तो in that pursuit you just start doing your work. आप फिर भूल जाते हो कि अच्छा यार वो शुरू करना होता है, आप जब शुरू कर लेते हो फिर आप काम करने लग जाते हो. So that's the other way how I deal with imposter syndrome. So I hope examples personal थे बहुत, but I hope कि like people can relate to them. नहीं, यही करें, ये जो आपने एक लाइन बोली है ना कि एवरीथिंग इज अ ड्राफ्ट, नथिंग इज फाइनल, ये मैं याद रखूंगा। अच्छा इधरली तकरीबन 1 घंटा ले लिया मैंने आपका। एक फाइनल सवाल मैं कहता हूँ, उसके बाद हम रैप अप करते हैं इसको। इफ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, कैसे कितना स्टार्ट? मुश्किल सवाल, because I think I have mixed feelings about this. If मैंने सोचा है कि मैंने सोचा है इसके बारे में कि जब मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया था करना, when I started looking into design and learning design, तो तब बहुत डिफरेंट सीन था. तब वही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा पोर्टफोलियो इतना बेसिक था. इट वाज जस्ट मी ब्लैबरिंग अबाउट डिज़ाइन, बट आई थिंक आजकल के दिन में वो पोर्टफोलियो दैट वुड नेवर वर्क. लाइक मैं अगर खुद हायर कर रहा हूँ तो शायद मैं उसको देखता ही ना, राइट? मैं कहता कि इतने ज़्यादा एप्लीकेशन है उसमें, इस बंदे के पोर्टफोलियो में ऊपर ऊपर से मैं शायद देख के साइड पे करता था. तो हाँ, आई थिंक इट्स जस्ट हार्डर टू स्टैंड आउट these days. But at the same time, like when I say stand out, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास tools नहीं है to stand out. You have the tools to stand out. I think it's just it's harder to think in an original way now because everyone has access to tools. Uh, तो honestly मेरे पास अपने लिए तो कोई जवाब, अगर मैं शुरू करता, मैं आई वुड, एक तो मैं ड्रेड करता, राइट? बिकॉज हर चीज़ एआई है, हर चीज़ एआई है. The amount of the age that we live in, this social media age, this age of TikTok, हम इतनी चीज़ें consume कर रहे होते हैं. तो if I were to go back, let's say 10 years now, to the start of my career, I would be absolutely dreading it because like इतनी चीज़ें मैंने consume करनी, मैं overwhelmed होता. एक तो सबसे पहले तो मैं बहुत overwhelmed होता. तो आई कैन इमेजिन लाइक जो एक्चुअली लोग जो फ्रेश ग्रेड्स जो निकल रहे हैं अभी और जो शुरू करना चाह रहे हैं अपने करियर, सो आई इमेजिन दे मस्ट बी सुपर ओवरवेल्म्ड as well. But what advice would I give myself if I were starting out right now? Uh, hmm. यार मैं ये कहूँगा कि आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लाइक ऑब्वियसली इस लैंडस्केप में एआई इतना यूज़ हो रहा है, तो एवरीवन इज यूजिंग एआई टू एन एक्सटेंट. मैं ये कहूँगा एआई को यूज़ तो मैं करता, राइट? आई वुड एक्चुअली encourage using AI because it speeds certain things up. But then to add depth to your work or your portfolio, right? You do need to step away from all of that and start, actually have some thoughts. Like आप वो ना करो जो सिर्फ AI आपको करके दे रहा है, right? तो आपको as a creator सोचना होगा, as a builder सोचना होगा कि यार why am I doing the things that I'm doing? Like if I'm creating a portfolio, I actually stand out. Like how do I add depth? Uh, और हाँ श्योर आप यूज़ कर सकते हो टूल लाइक लवेबल, फिग्मा, मेक एटसेट्रा टू बिल्ड दैट पोर्टफोलियो, बट इसके पीछे जो आइडियाज़ आएंगे वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए एटलीस्ट. सो डोंट स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर रिप्लेसिंग देयर थॉट्स विद जस्ट व्हाटएवर चैट जीपीटी टेल्स देम. लाइक आइडियाज़ भी नहीं, आइडियाज़ निकलते हैं. लाइक थोड़ा सा अपना दिमाग से भी सोच लो, राइट? तो वो दिमाग से सोचना छोड़ना नहीं है, दिमाग से ही सोचना है, जितना सोच सकते हो दिमाग से.
तो आई वुड से कि हाँ लाइक it would be harder to stand out, but आप stand out कर सकते हो. I recently saw someone's portfolio. अभी this designer on Instagram, I think उनका नाम फातिक वैस. He's very controversial opinions होते हैं उसके काफी, like he's very blatant. I like his posts. तो उसका portfolio में देखा था. I think he's built it. I don't know like how he's built it, but it's really cool. Like काफी original portfolio है उसका. It's a website ने वीडियो डाली गई थी इसकी. तो हाँ, I think the AI might be the death of originality for a lot of people. तो उससे आई थिंक बच के रहना. आई थिंक दिमाग थोड़ा सा यूज़ करें AI को टू बिल्ड थिंग्स, बट आई थिंक एटलीस्ट आइडियाज ओरिजिनल हो थोड़े, लाइक उनमें डेप्थ डालने के लिए. आई थिंक एक और चीज़ आई वुड बी केयरफुल अबाउट इज कि हाँ, आई विल यूज़ AI टू स्पीड अप थिंग्स, राइट, लाइक bounce ideas off. But I would be very cautious about always knowing the why behind my work. कि अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ ये. वो मुझे AI नहीं, AI पे रिलाई नहीं. AI से भी आउटपुट निकलवा रहा हूँ तो उसके पीछे क्या चाह रहा था उस आउटपुट निकालने में. एटलीस्ट मुझे वो चीज़ें तो पता हो. लेट्स से इफ आई वन मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है जो कि मैं जिससे कोई इंसाइट्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं AI को दे दूंगा कि मुझे वो कुछ दे दे, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो डेटा जनरली क्या क्या रहा है, राइट. एज अ डिजाइनर माई सेल्फ आई शुड नो, लाइक आई वुडंट वांट टू जस्ट रिलाई ऑन AI फॉर गिविंग मी दैट आउटपुट कि अच्छा यार डेटा ये क्या रहा है. श्योर हाँ, मैं यूज़ करूंगा उसको, बट आई विल ऑल्सो डू माई ओन वर्क टू सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट नो कि व्हाट इज हैपनिंग. एंड आई थिंक ये थोड़ा सा रिलेटेड इस पॉइंट से भी है कि all of these things, let's say data analysis, data visualization, UI design, all of these things are things that you would say like you're doing design work, right? You're doing design work. But then the things that I'm talking about, like knowing the why behind your work, that's thinking like a designer. So I would be very intentional about this कि like अच्छा मैं AI को यूज़ कर रहा हूँ to do design work. इस तरह UI design की iterations निकाल दी 3-4, मुझे वो that design work. But then thinking like a designer वो मैं खुद कर रहा हूँ, वो AI नहीं कर सकता, राइट. कि अच्छा ये गलत है मेरे यूजर्स के लिए, मैं ही बता सकता हूँ, AI नहीं बता सकता. या मेरे यूजर्स के लिए ये काम AI नहीं बता सकता. द AI कांट थिंक लाइक अ डिजाइनर इन दैट. आप उसको शॉर्ट प्रॉम्प्ट में कह सकते हो कि यार थिंक लाइक अ डिजाइनर एंड डू दिस, बट एक्चुअली डिजाइनर आप हो तो डू सम थिंकिंग योरसेल्फ, राइट. मैं ये कहता. हाय. हाँ, आई थिंक इट्स ये ऊपर से ये चीजें, these are things that I would be careful about if I were starting out today. Thank you so much, Ibrahim bhai. आप आए. It was a very honest conversation and I really prefer हमेशा honest conversations, क्योंकि अगर मैं सामान लिख कर नया होता, आपके पास सामान लिखे हुए होते, तो वो एक नेचुरल फ्लो होता है ना चीज़ों, वो वैसे ना होता. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैं अपलोड करके आपके पास लिंक शेयर करूँगा. तो thank you for doing this initiative. I think this इस तरह की community में चीज़ें होनी चाहिए, and generally it's nice to see. But I also had a great time. Thank you for asking me all those questions. I hope I didn't like talk too much. Like ऐसे मैंने बहुत बकवास ना किया. Hopefully valuable. It's was an honest conversation. All right. Again, thank you for inviting me. Take care. Love is. Take care. Love is.